सबसे पहले सॉरी दोस्तों, मेरी एंगेजमेंट होने की वजह से इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया। हमारी इस कहानी का नाम है सियोल स्टेशन नेक्रोमेंसर। तो दोस्तों, आपकी हाई डिमांड के चलते फाइनली मैं इस मानवा की एक्सप्लेनेशन करना स्टार्ट करता हूँ। पर इस मानवा को एक्सप्लेन करके मैं अपने चैनल को एक बहुत बड़े रिस्क में डाल रहा हूँ, क्योंकि इस सीरीज के पब्लिशर काकाओ कंपनी वाले हैं, जो कि कम्युनिटी स्ट्राइक मारने में बहुत ही ज्यादा बदनाम है। हाल ही में मेरे एक फ्रेंड मानवा मैन के 3 चैनल इसी कंपनी की वजह से डिलीट हुए थे। तो अब क्योंकि मैं आप सभी के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूं, तो बदले में मुझे भी इस वीडियो पे 1000 लाइक्स प्लस 100 कमेंट्स चाहिए। ये टारगेट पूरा होते ही मैं इसका अगला पार्ट अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, क्योंकि इस टाइप की सीरीज बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है, इसलिए इन जैसी रिस्की सीरीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक नया चैनल ओपन किया है, जिस पर मैं इस टाइप की हाई रिस्क वाली मानवा को एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए अगर आप उन मानवास की एक्सप्लेनेशन को मिस नहीं करना चाहते तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हो सकता है कि शायद इस सीरीज के आने वाले पार्ट्स को भी मैं उसी चैनल पर एक्सप्लेन करूं, इसलिए उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें 2021 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि कुछ लड़के एक दूसरे लड़के को बुली कर रहे होते हैं। तब हमें इस कैरेक्टर का नाम बताया जाता है, जिसका नाम जेमिन होता है। तब वो लड़के उसे कुछ कहते हैं, लेकिन जेमिन उनकी बात बिना सुने ही वहाँ से जाने लगता है। तब उन बुलीज का लीडर जेमिन को मारने के लिए आता है, लेकिन जेमिन उसे ही एक एक में धूल चटा देता है और फिर वहाँ से अपने रास्ते जाने लगता है। और जाते जाते बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें माचो और टफ समझे तो मुझे अकेला छोड़ दो, मेरी लाइफ में वैसे भी बहुत सारी मुश्किलें हैं। तब वो पुलिस का लीडर कहता है कि वहीं पर रुक जाओ, ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो कमीने कहीं के। लेकिन तब हम देखते हैं कि उन पुलिस का एक साथी जेमिन के सर पर एक लकड़ी से हमला कर देता है, जिससे जेमिन नीचे गिर जाता है। तब जेमिन पर हमला करने वाला लड़का बोलता है कि तुमने क्या सोचा कि हम लोग यहाँ पर बस खड़े होकर तमाशा देखने के लिए आए हैं। तब वो पुलिस का लीडर बोलता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है जेमिन? ये सब मेरे रास्ते में आने की वजह से हुआ, इसलिए अगली बार अच्छे बच्चे बनना और मेरे रास्ते में कभी मत आना। जिस पर जेमिन बोलता है कि तुम बाहर में जाओ। तब वो पुलिस का लीडर अपने साथियों से बोलता है कि लगता है इसने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा, इसे थोड़ी और मार खानी है। और तब वो पुलिस दोबारा जेमिन को मारने लगते हैं। लेकिन तब हम देखते हैं कि वहाँ पर अजीब से लाइट ऑफ्स आने लगते हैं और वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी छा जाती है। और जब वो तेज रोशनी हटती है तो उन पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ। लेकिन तब जेमिन दोबारा वहाँ से उठने लगता है। तब वो पुलिस का लीडर बोलता है कि ये बास्टर्ड अभी तक मरा नहीं और उसे दोबारा ज़मीन पर गिरा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और बोलता है कि बहुत अच्छे 20 साल हो गए पर फिर भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। उस लड़के को अचानक से वहाँ पर देखकर पुलिस का लीडर चौंक जाता है और बोलता है कि ये सब क्या है, तुम कहाँ से आए? तभी वो दूसरा लड़का बोलता है कि ये क्या, मुझे तो लगा यूनिफॉर्म चेंज हो गई होगी, पर ये तो बिल्कुल पहले जैसी है। तब वो पुलिस का लीडर बोलता है कि आखिर ये बेवकूफ़ आया कहाँ से? तब वो लड़का बोलता है कि तुमने अभी अभी क्या कहा? क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ बोला? क्या बच्चों को अपने सीनियर से ऐसे बात करनी चाहिए? क्या तुम जानते हो मैं भी उसी स्कूल में जाता था जहाँ पर अभी तुम पढ़ रहे हो। तब उन सभी पुलिस को यकीन नहीं होता कि वो लड़का उनका सीनियर है। जेमिन भी उस लड़के को देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। तब वो लड़का बोलता है कि हालांकि मुझे लगता है कि तुम लोग ये सब बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें किसी को इस तरीके से बुली नहीं करना चाहिए। तब वो पुलिस का लीडर बोलता है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम हमारे सीनियर हो या कोई और, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से कट लो। तब वो लड़का बोलता है कि अच्छा, तुम बातें तो अच्छी तरीके से बना लेते हो, पर तुम्हारे मैनर्स कहाँ पे हैं? मैं तुमसे लगभग 20 साल बड़ा हूँ। तब पुलिस लीडर बोलता है कि लगता है तुम अपनी टांगें तुड़वाए बिना यहाँ से जाने वाले नहीं हो। लेकिन तब वो लड़का पुलिस के लीडर का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि बच्चे, अपने ज़बान को थोड़ा लगाम दो, वरना अपना हाथ खो बैठोगे।
तब वो पुलिस का लीडर अपना हाथ छुड़ाकर बोलता है कि लगता है तुम्हें मरने की थोड़ी ज़्यादा जल्दी है, और ये कहकर वो उसको एक पंच मारने के लिए जाता है, पर वो लड़का उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और बोलता है कि ये सब बहुत हुआ, अब तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और तब वो लड़का अपना हाथ हवा में उठाता है और कुछ स्पेल बोलने लगता है और उसके बाद एक चुटकी बजाता है, लेकिन तब वो सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होता। इससे उस लड़के को विश्वास नहीं हो रहा होता है और वो दोबारा चुटकियाँ बजाने लगता है। ये सब देखकर वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर कर क्या रहा है। तब वो लड़का सोचता है कि मेरा मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा। तब वो पुलिस का लीडर सोचता है कि क्या ये लंच टाइम और ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकता था। पहले ये लूज़र मेरे को होशियारी दिखा रहा था और अब ये बेवकूफ़ पता नहीं कहाँ से आ गया। बेवकूफ़ का नाम सुनते ही वो लड़का दोबारा रुक जाता है और बोलता है तो फिर ठीक है, तुम्हारे लिए मुझे किसी भी मैजिक की ज़रूरत नहीं। और तब वो लड़का अपनी उंगली से उस बुली को बहुत ही दूर गिरा देता है। अपने लीडर को एक उंगली से पिटते हुए देखने के बाद वो सारे पुलिस बहुत ही ज़्यादा डरने लगते हैं और वो लड़का दोबारा तैयार होते हुए बोलता है अच्छा तो अब अगला कौन। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी पुलिस को उस लड़के ने धूल चटा दी होती है। जेमिन ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा दंग हो चुका होता है और तब वो सोचता है कि ये तो बहुत ही कमाल का है। इसने अपनी एक उंगली से इन चारों लोगों की बैंड बजा दी। हालांकि ये सभी लोग बच्चे हैं पर फिर भी ये बहुत ही अच्छे फाइटर्स थे। आखिर ये बंदा है कौन। तब जेमिन उठकर उस लड़के को शुक्रिया कहता है उसकी मदद करने के लिए। तब वो लड़का बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि लेकिन तभी जेमिन उसको बीच में टोकते हुए बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरा बस थोड़ा सर चकरा रहा है। तब वो लड़का बोलता है नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, मुझे बताओ कि आज की डेट क्या है। जेमिन को समझ नहीं पाता और बोलता है कि क्या। तब वो लड़का बोलता है कि आज की डेट क्या है। तब जेमिन बोलता है कि आज 10 सितंबर है, जिस पर वो लड़का बोलता है कि ये कौन सा साल है। तब जेमिन उसे बताता है कि ये 2021 है। तब वो लड़का थोड़ा हैरान दिखता है। तब वो लड़का बड़बड़ाते हुए बोलता है कि मुझे 2016 में बुलाया गया है, तब तो 20 साल बीत चुके होंगे, तो इसका मतलब वो सब 2036 के अराउंड हुआ होगा। हाँ, पर ये सब चल क्या रहा है। पर कुछ भी हो ये सब ठीक है। जेमिन को उसकी बातें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन तब वो लड़का वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि मैं यहाँ से चलता हूँ, पर आगे से इन लोगों से मार मत खाना। तब जेमिन सोचता है कि ये लड़का है कौन और ये आया कहाँ से और ये अब क्या कर रहा है। तब हम देखते हैं कि वो लड़का दोबारा अपने हाथ से चुटकियाँ बजाने लगता है, जिस पर जेमिन सोचता है कि ये पक्का कोई पागल होगा। लेकिन तब वो लड़का जेमिन की तरफ घूमकर वापस आने लगता है। तब जेमिन उसे देखकर डर जाता है और सोचता है कि कहीं मैंने ये जोर से तो नहीं बोल दिया, ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है, प्लीज़ यहाँ पर मत आओ। तब वो लड़का पास आकर बोलता है कि हे तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर जेमिन बोलता है कि मेरा नाम तो जेमिन है। तब वो लड़का बोलता है अच्छा तो जेमिन। तब जेमिन बोलता है कि हाँ बोलो। तब वो लड़का बोलता है क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। तब जेमिन बोलता है कि क्या मतलब। तब वो लड़का उसे कान में बताता है कि मैं कुछ ही देर पहले यहाँ पर आया हूँ और मेरा मैजिक भी अभी काम नहीं कर रहा है। उसकी ये सब बातें सुनकर जेमिन सोच रहा होता है कि भला मैं इस पागल के साथ कैसे इन्वॉल्व हो सकता हूँ। तब वो लड़का बताता है कि दरअसल मैं एक दूसरे प्लेनेट से इस वक्त अर्थ पर टेलीपोर्ट हुआ हूँ, पर मुझे लगता है कि रास्ते में मेरे मेना मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ खराबी आ गई है। अगर ये सही से काम करता तो मैं टेलीपोर्ट करके अपने घर जा सकता था, पर चाहे कितनी बार भी मैं अपने स्पेल कास्ट करूं, पर फिर भी ये काम नहीं कर रहा है। तब जेमिन उसे बोलता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, जिस पर वो लड़का बताता है कि मुझे टोटल 2000 वॉन चाहिए। अगर मेरी तरह किसी को नहीं पता कि 2000 वॉन कितने होते हैं, तो ये दरअसल $1 के आसपास होता है। तब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो लड़का बोलता है कि उसने मुझे 5000 वॉन दे दिए, जो कि
तकरीबन $4 के आसपास होता है। वो लड़का कितना अच्छा था, मैंने उसके नंबर ले लिए हैं, इसलिए मैं उसे बाद में ये पैसे लौटा सकता हूँ। तो इसका मतलब पृथ्वी पर अभी 5 साल बीत चुके हैं। थैंकफुली अभी ज़्यादा टाइम नहीं बीता है, शायद मेरी फैमिली मुझे पहचान लेगी। तो क्या इसका मतलब इस वक्त मैं 24 साल के आसपास का हूँ। मेरे मॉम एंड डैड तो 50 साल के अराउंड हो चुके होंगे और सुबह इस वक्त तकरीबन 7 साल की होगी। तब वो लड़का एक रेलवे स्टेशन के पास पहुँचता है, लेकिन तब वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं। तब वो लड़का वहाँ पर मौजूद 2 लड़कियों से इस बारे में पूछता है कि ये सोल्जर्स यहाँ पर कर क्या रहे हैं, क्या यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है। उस लड़के की बातें सुनकर वो दोनों लड़कियां हंसने लगती हैं और बोलती है कि ऑफ कोर्स सोल्जर यहाँ पर डंजन के एंट्रेंस को गार्ड कर रहे हैं। क्या तुम धरती के नीचे रहते हो जो तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और ये कहकर वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। उस लड़के को इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता और वो सोचता है कि पहले मुझे जाकर ट्रेन पकड़नी चाहिए। तब उसे एक जगह दिखाई देती है जहाँ पर कोई भी सोल्जर्स नहीं होते, पर वहाँ पर एंट्रेंस पर ताला लगा हुआ होता है। लेकिन तब उस लड़के को काउंटर पर पड़ी हुई चाबियाँ दिखाई देती है और वो उन चाबियों से उस लॉक को खोल देता है और सबवे के अंदर चला जाता है और बोलता है कि लगता है कि ये सबवे अब काम नहीं कर रहा, लगता है कि मैं यहाँ पे फालतू में आ गया। लेकिन तभी उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसके अंदर लिखा होता है कि तुम अभी अभी वॉचन स्टेशन एग्जिट वाले डंजन में एंटर हुए हो। ये देखकर उस लड़के को उन दोनों लड़कियों की बातें याद आती है और वो सोचता है कि अच्छा तो सही ये सचमुच एक डंजन है। और तब एक दूसरा मैसेज पॉपअप होता है और उसमें लिखा होता है कि ये डंजन पहले ही क्लियर हो चुकी है, पर तुम्हारे लिए यहाँ पर बेसिक मॉन्स्टर्स भेजे जा रहे हैं। तब वो लड़का बोलता है कि सबवे में मॉन्स्टर कहाँ से आ गए, पता नहीं इन 5 सालों में यहाँ पर क्या क्या हुआ है, पर अब मुझे यहाँ से वापस चलना चाहिए। शायद इसीलिए इस जगह को लॉक किया गया होगा। और जैसे ही वो लड़का ताले को हाथ लगाता है उसे मैसेज मिलता है कि तुम इसे बिना किसी रिटर्न स्टोन के ओपन नहीं कर सकते। तब वो लड़का बोलता है कि अच्छा तो ये लोग मुझे जब तक मैं एक रिटर्न स्टोन नहीं ढूंढ लेता मुझे यहाँ से वापस नहीं जाने देंगे। और तभी उस लड़के के सामने कोहरा छाने लगता है और वो सोचता है कि शायद ये मेरी इमेजिनेशन है या फिर सच में यहाँ पर कोई मॉन्स्टर आ सकता है। और तभी हमें किसी जानवर के पंजों के ग्लिम्स दिखाई देते हैं और वो लड़का सोचता है कि यहाँ कोई तो आ चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक जायंट वुल्फ उस लड़के पर हमला कर देता है जिसे कि वो लड़का डॉज कर लेता है। और तब वो लड़का बोलता है कि रिस्ट्रेन, लेकिन ऐसा कहने पर भी वो मॉन्स्टर नहीं रुकता। और तब उस लड़के को याद आता है कि उसका मैजिक इस वक्त काम नहीं कर रहा होता है। और तब वो लड़का उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करते हुए बोलता है कि रुको, ये मॉन्स्टर तो ये तो एक ड्रेबाइट है, पर आखिर एल्पाइन का एक मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। तब उस लड़के को पास ही में पड़ी एक लोहे की रोड दिखाई देती है जिसे कि वो लड़का उठा लेता है और सोचता है कि मैं इन सब के बारे में बाद में सोचूंगा, पहले मुझे इस मॉन्स्टर को हराना होगा। तब वो लड़का उस ड्रेबाइट मॉन्स्टर के सर के आर पार उस लोहे की रोड को कर देता है और बोलता है कि एक ड्रेबाइट को हराने के लिए मुझे मैजिक की जरूरत नहीं। लेकिन तब वो देखता है कि वहाँ पर और भी कई सारे ड्रेबाइट्स आ चुके होते हैं। तब वो बोलता है कि एक एक करके रहो, मैं तुम सबको देख लूंगा। अगर बात इन ड्रेबाइट्स की है तो मैं इन्हें आसानी से हैंडल कर सकता हूँ, पर अगर इनके अलावा यहाँ पर कोई और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर हुआ तो फिर सिचुएशन थोड़ी डेंजरस हो सकती है। तब उस लड़के के सामने लेवल अप का एक मैसेज आता है। तब वो बोलता है कि क्या ये लेवल अप किस चीज का है, क्या ये सचमुच असली है। तो इसका मतलब मेरी शक्तियाँ कहीं पर चली नहीं गई थी, बल्कि मुझे यहाँ पर नौसिखिया बनाकर भेजा गया है। और तब मैसेज में हमें उस लड़के के स्टेट्स दिखाई देते हैं जहाँ पर हमें उसका नाम पता चलता है। उसका नाम दरअसल केन बूजिन होता है और उसकी क्लास नेक्रोमेंसर की होती है। और इस वक्त बूजिन लेवल 1 पर होता है। और बाकी के स्टेट्स आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर देख सकते हो। तब वो लड़का बोलता है कि अब क्योंकि सियोल में चारों तरफ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर घूम रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना इतना भी ज्यादा बुरा नहीं होगा। पर इसमें लिखा है कि मेरी क्लास अभी भी एक नेक्रोमेंसर की है, पर सक्सेशन आखिर ये क्या चीज है। और इसके अलावा भी इन लोगों ने मुझे लेवल 99 से सीधा लेवल 1 पे आकर पटक दिया है। और इतना ही नहीं, मेरे स्टेट और स्किल पॉइंट्स भी चेंज कर दिए हैं। और ये सक्सेशन स्किल्स
कॉम्बिनेशन बॉक्स और अचीवमेंट शॉप्स ये आखिर है क्या? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब हमें कॉम्बिनेशन बॉक्स के बारे में बताया जाता है, जहां पर यूजर के इस स्किल के अंदर इसका यूजर कई सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक आइटम फोर्ज कर सकता है। तब वूजिन को याद आता है कि उसकी इन्वेंटरी भी रीसेट हो चुकी है, और तब वो अचीवमेंट शॉप को ओपन करता है और सोचता है कि मेरे पास ये अल्पाइन में नहीं था। ये तो बिल्कुल ऑनलाइन शॉपिंग की तरह है। इस वक्त मुझे और स्किल्स की ज़रूरत है। लगता है कि मुझे सर्च वाली स्किल को फाइंड करना चाहिए ताकि मैं एक रिटर्न स्टोन को ढूंढ सकूं। इसके अलावा डिटेक्ट और समन स्केलेटन सोल्जर्स को भी मुझे एक्वायर करना पड़ेगा ताकि मैं मॉन्स्टर से लड़ सकूं। पर इनका टोटल कॉस्ट तो 10 पॉइंट्स हैं। मेरे पास अभी इतने अचीवमेंट पॉइंट्स नहीं हैं। तो चलो क्यों ना मैं अपने स्टेट को एडजस्ट कर लूं। और तब कुछ देर बाद हमें वूजिन के नए स्टेट्स दिखाई देते हैं, जहां पर वूजिन के अनडिस्ट्रप्टेड पॉइंट्स 0 होते हैं, जिस पर वूजिन बोलता है कि इतना भी बुरा नहीं है, मेरा गोल बिल्कुल क्लियर है, तो चलो फिर चलते हैं। इस वक्त मेरे पास केवल 5 अचीवमेंट पॉइंट्स हैं। एक रिटर्न स्टोन को ढूंढने के लिए मुझे सर्च स्किल की जरूरत पड़ेगी, जिसका कॉस्ट 10 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब मुझे 5 और ड्रेबाइट मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा ताकि मैं सर्च स्किल्स को बाई कर सकूं। और उसके बाद मैं एक रिटर्न स्टोन को ढूंढूंगा और इस डंजन से बाहर निकल जाऊंगा। और तब वूजिन एक ड्रेबाइट मॉन्स्टर से बोलता है कि अच्छा ठीक है, चलो पापा के पास आओ, तुम इन सबको और भी ज्यादा आसान बना रहे हो। और कुछ देर बाद हमें दिखाई देता है कि उन ड्रेबाइट से लड़ते लड़ते वूजिन तीसरे लेवल पर पहुंच चुका होता है। तब वो बोलता है कि ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, ये बिल्कुल आते ही जा रहे हैं, ये तो आते ही जा रहे हैं। पर तब वूजिन अचीवमेंट पॉइंट्स पूरे होने पर सर्च और डिटेक्ट वाली स्किल को परचेस कर लेता है और रिटर्न स्टोन को ढूंढने लगता है, पर उसे उसके आसपास एक भी रिटर्न स्टोन नहीं मिलता। तब वो बोलता है कि अब तो केवल एक ही जगह बाकी रह गई है, और तब वो ट्रैक्स के पास जाने लगता है। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर नीचे कई सारे ड्रेबाइट मॉन्स्टर होते हैं। तब वूजिन सोचता है कि क्या मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। इतने सारे ड्रेबाइट मॉन्स्टर से लड़ना, वो भी अकेले, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पर अकेले लड़ना ये मेरा स्टाइल नहीं है। और तब वो अचीवमेंट शॉप से स्किल बुक को परचेस करता है, जिसके अंदर हमें एक स्किल दिखाई देती है, जिसके अंदर यूजर एक स्केलेटन सोल्जर को समन कर सकता है, जिसके लिए उसे एक मॉन्स्टर की डेड बॉडी को सेक्रीफाइस करना होगा। तब वूजिन बोलता है कि मैंने 10 पॉइंट्स को 2 भागों में बांटकर उसे मेना और कंट्रोल में इन्वेस्ट किया है। और तब वूजिन अपना हाथ आगे करता है और बोलता है कि मिनियन उठो मिनियंस। और तब हम देखते हैं कि वहां पर कई सारे स्केलेटन सोल्जर्स आ जाते हैं। तब वूजिन उन सबको बोलता है कि चलो शिकार किया जाए। और तब वो सभी स्केलेटन सोल्जर्स उन ड्रेबाइट मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं। पर हम देखते हैं कि वो ड्रेबाइट मॉन्स्टर उन स्केलेटन सोल्जर्स पर भारी पड़ रहे होते हैं। तब वूजिन सोचता है कि मिनियंस के करंट लेवल की वजह से ये स्केलेटन सोल्जर्स इन ड्रेबाइट मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और तब वूजिन मिनियंस को उन सभी ड्रेबाइट मॉन्स्टर को अपनी बॉडी से ब्लॉक करने का ऑर्डर देता है, और मन में सोचता है कि पर ये मिनियंस इन ड्रेबाइट्स के हमले को धीमा जरूर कर सकते हैं। एक बार जब ये ड्रेबाइट मॉन्स्टर हिलना बंद कर देंगे तब मैं इन पर अटैक करूंगा, और इस तरह मैं ड्रेबाइट्स के लाशों का यूज और ज्यादा स्केलेटन सोल्जर्स को समन करने के लिए करूंगा। और इसी तरह ब्लॉक और समन करते करते वूजिन उन सभी ड्रेबाइट मॉन्स्टर को मार गिराता है और बोलता है कि चलो फिर घर चलते हैं। और तब उसे पास ही में एक रिटर्न स्टोन भी मिल जाता है। तब हमें सबवे के एग्जिट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक वर्कर वहां पर आ रहा होता है। और तब सबवे के गेट को खुला देखकर वो वर्कर थोड़ा घबरा जाता है और सोचता है कहीं कोई सिविलियन अंदर तो नहीं चला गया। अगर ऐसा हुआ तो मेरी नौकरी तो पक्का चली जाएगी। पर इस वक्त इसके बारे में सोचने का टाइम नहीं है, मुझे सबसे पहले रेस्क्यू को कॉल करना चाहिए। लेकिन तब वो वर्कर देखता है कि दूसरी तरफ से वूजिन आ रहा होता है। तब वो वर्कर वूजिन से पूछता है कि क्या तुम एक अवेकनर हो। दरअसल अवेकनर उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास स्पेशल पावर्स होती है, और वो लोग डंजन्स पर रेड करते हैं और मॉन्स्टर को मारते हैं। तब ये सीन यहीं पर कट होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके पास हीरो से भरा हुआ एक बैग होता है, और वो बोलता है कि मेरे हाथ तो जैकपॉट लग गया। इस रेड में मैंने अपनी जान को खतरे में डाला था और वह सारे गुलिट्स के लोग
केवल वहाँ पर बैठे रहते हैं और फीस चार्ज करते हैं। ये कितना अनफेयर है। कोई इडियट ही होगा जो इस चीज़ की रिपोर्ट परचेस ऑफिस में करेगा। मुझे इन हीरो के ब्लैक मार्केट में अच्छे पैसे मिलेंगे। तभी उस लड़के को पीछे से आवाज आती है कि ओए चूहे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब वो लड़का पीछे मुड़कर बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। और तभी हमें अंधेरे में एक लड़की की परछाई दिखाई देती है। और तब वो बोलती है कि अच्छा, तो तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। मैं एक ग्रिम रीपर हूँ जो तुम्हें लेने आई है। तब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है। इसका नाम यूनी होता है, जो कि वर्मिलियन बर्ड टीम की लीडर होती है। तब यूनी बोलती है कि हमारे गुलिट के डंजन से इन ब्लड स्टोन को चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। क्या तुम मरना चाहते हो। तब वो लड़का बोलता है कि क्या तुम एक वॉरेंग हो। तब वो मन में सोचता है कि ये क्या बकवास है, मुझे इससे अभी मिलना था। तब यूनी बोलती है कि अगर तुम मुझे जानते हो तो अच्छा होगा कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। तब वो लड़का सोचता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तब वो लड़का एक अटैक शूट करते हुए बोलता है कि अच्छा, मैं और तुम्हें फॉलो करूं, ऐसा कभी नहीं होगा। तब यूनी उसके अटैक को डॉज करती है और वो लड़का वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी यूनी पलक झपकते ही उसके पास पहुंच जाती है और बोलती है कि अच्छा, तो फिर तुम्हें मरना होगा। और तब वो अपनी तलवार से उसका काम तमाम कर देती है और वहां से जाते हुए बोलती है कि तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। तभी यूनी के पास मैसेज आता है कि वॉचवन स्टेशन में एक घुसपैठिया घुस आया है। तब वो सोचती है कि अब ये किस तरीके का चूहा है। तब ये सीन यहीं पर कट होता है और हमें वुजिन को दिखाया जाता है, जो सोचता है कि अब भला मुझे कौन सी बस लेनी चाहिए। तब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वुजिन सोचता है कि डंजन्स और मॉन्स्टर्स, ये दुनिया तो बिल्कुल बदल चुकी है, ये बिल्कुल एल्फाइन की तरह बन चुकी है। आखिर इन 5 सालों में यहाँ पर ऐसा क्या हुआ होगा। आई होप कि मेरी फैमिली को कुछ नहीं हुआ हो। और तब वुजिन चलते चलते एक जगह पर पहुंचता है और सोचता है कि आई होप मैं सही जगह पर पहुंचा हूँ। लेकिन तब वो कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि मेरा घर कहाँ पर है। तब हमें उसके सामने एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है, जो कि हैमर गुलिड वालों की होती है। तब वुजिन सोचता है कि ये बिल्डिंग यहाँ पर क्या कर रही है, क्या मेरी फैमिली कहीं और चली गई है। लगता है मुझे वापस आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन तभी वुजिन का पेट गुड़गुड़ करने लगता है और वो सोचता है कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। तब वुजिन एक रेस्टोरेंट में जाकर अच्छे से खाना खाता है और फिर वो बोलता है कि ये खाना कितना अच्छा था, अब लग रहा है कि फाइनली मैं अर्थ पर लौट आया हूँ। तब वो अपनी जेब में हाथ डालता है और देखता है कि उसके पास इनफ पैसे नहीं होते हैं। तो वो सोचता है कि मेरे पास एक पीसी कैफे में सोने के पैसे नहीं हैं, क्या आज रात मुझे सबवे स्टेशन में सोना चाहिए। अरे रुको, स्टेशन तो पूरी तरीके से मॉन्स्टर से भरा हुआ है, तो अब आखिर मैं क्या करूं। लेकिन तब हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट के बाहर एक लड़का आ रहा होता है। तब वुजिन बोलता है कि मेरे पास तो आज खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, लगता है मुझे डिनर में भी इंस्टेंट नूडल ही खाने पड़ेंगे। लेकिन तब रेस्टोरेंट का डोर ओपन होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जेमिन आया होता है, जिसे देखकर वुजिन के खुशी का ठिकाना नहीं रहता और बेचारा जेमिन सोच रहा होता है कि अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तब वुजिन उसे पकड़ते हुए बोलता है कि अरे रुको, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, ये तो बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग थी, तुम तो मेरे लाइफ सेवर निकले। तब जेमिन बेचारा बोलता है कि आखिर मैं ही क्यों। तब वुजिन उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स घर पर हैं, जिस पर जेमिन उसे बोलता है आखिर क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तब वुजिन बोलता है कि मुझे उनसे आज जो भी हुआ उनके बारे में बात करनी है। तब जेमिन उसे बताता है कि मेरे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं। तब वुजिन बोलता है कि अच्छा हुआ, नहीं मेरा मतलब मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ, तो इसका मतलब तुम अकेले रहते हो, तो फिर चलो चलते हैं। तब जेमिन बोलता है कि कहाँ पर। तब वुजिन बोलता है कि कहाँ से क्या मतलब, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे घर की बात कर रहा हूँ, अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। और तब वुजिन उसे कुछ सिक्के देता है, जिन्हें देखकर जेमिन सोचता है कि ये तो वही पैसे हैं जो इसने मुझसे लिए थे। लेकिन तभी जेमिन के साइड से एक हवा का झोंका आता है, जिससे वो घबरा जाता है। तब वुजिन बोलता है कि डरो मत, ये तो बस एक मक्खी थी, डरो मत, मैं तुम्हें बचे हुए पैसे भी जल्दी लौटा दूंगा। और तब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वुजिन अपने टीचर के पास पहुंचता है। वुजिन के टीचर को
वूजिन को सही सलामत देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। तब वो बोलते हैं कि वूजिन, क्या तुम सचमुच जिंदा हो? तब वूजिन बोलता है, बहुत दिनों बाद दिखे सर। तब वूजिन के टीचर बोलते हैं कि इतने समय थे तुम थे कहाँ पर? तुम्हारे गायब होने के बाद सभी को लगा कि तुम मर चुके हो। तब वूजिन बोलता है कि वैसे मैं ऑलमोस्ट मर ही चुका था। ओ बाय द वे, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स को देखूं? और तब ये सीन जेमिन की क्लास की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो पहले वाला बुली आकर जेमिन से बोलता है कि पिछली बार तुम उस अजीब लड़के की वजह से बच गए थे, पर क्यों ना उस लड़ाई को हम आज फिनिश कर लें। तब जेमिन बोलता है, अच्छा ठीक है, पर मैं नहीं चाहता कि क्लास में कोई सीन क्रिएट हो। तब वो बुली बोलता है कि सीन क्रिएट हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम अभी किस सिचुएशन में हो? तभी क्लासरूम का डोर ओपन होता है और वूजिन कहता है कि बहुत अच्छे, मैं बिल्कुल सही समय पर पहुंचा हूँ। तब वो बुली बोलता है कि तुम तो वही कल वाले अजीब से लड़के हो। तब वूजिन कहता है कि चलो इन सब का फैसला हम लोग बाहर करते हैं। तब बाहर बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जहाँ पर वो लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन। तब एक दूसरा लड़का बोलता है कि ये हमारी कोई अपर क्लास का लड़का है, पर पता नहीं क्यों इसने सुयुक और उसकी गैंग से पंगा ले लिया। तब एक दूसरा लड़का बोलता है कि अकेले क्या इसका दिमाग खराब हो गया है और कैसे मरना है। और तब हमें वूजिन और सोयुक को दिखाया जाता है। तब सोयुक उस पर अटैक करता है, लेकिन तब सोयुक बोलता है कि डॉज करना बंद करो और मेरा सामना करो। तब वूजिन सोच रहा होता है कि इस जैसे लोग हर जगह पर होते हैं, चाहे वो एल्फाइन हो या फिर अर्थ। इन जैसे बेवकूफ़ों को लगता है कि यही सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। इनके जंगली नेचर को देखकर मुझे केसिस की याद आ गई, केसिस ऑफ द एल्फाइन अलायंस। वो लोग मुझे कसाईयों का जादूगर कहते थे। उन लोगों ने भी मेरी टेरिटरी पर अटैक किया और बाद में मुंह की खाई। तब सोयुक अपने गैंग के मेंबर से बोलता है कि तुम लोग क्या वहाँ पर खड़े रहने के लिए आए हो? यहाँ पर आओ और इस बंदे पर अटैक करो। तब वूजिन सोचता है कि इन जैसे लोगों को सबक सिखाने का एक ही रास्ता होता है कि अगर ये तुम्हें एक मारे तो बदले में तुम इन लोगों को 10 मारो। और तब वूजिन उन सभी बुली लड़कों को चांटे पे चांटे मारकर बेहोश कर देता है, जिससे डरकर सोयुक वूजिन से दूर जाने लगता है। तब वूजिन बोलता है कि तुम भाग क्यों रहे हो? यहाँ पर आकर मेरा सामना करो। वूजिन की इस बात से सोयुक चिढ़ जाता है और वूजिन पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन होता वही है जो कि हम सभी को पता होता है। वूजिन उन सभी को ढेर कर देता है और बोलता है कि इन लोगों को सिर्फ भौंकना आता है, काटना नहीं। लेकिन तभी उसे स्कूल के बाहर एक गाड़ी आती दिखाई देती है, जिसमें से एक लेडी बाहर निकल कर आती है। तब हमें पता चलता है कि ये दरअसल वूजिन की मॉम होती है। तब वूजिन सोचता है कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि 5 साल पहले मेरे गायब होने के बाद दुनिया के सभी सबवे स्टेशन एक डंजन में बदल गए और मेरे डैड काम से वापस आते वक्त इन डंजन्स की वजह से मारे गए। और इसके चलते मेरी मॉम को अकेले ही सुआ को पाल पोस कर बड़ा करना पड़ा। मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन पहले ही इतनी अच्छी नहीं थी और सुआ की बीमारी की वजह से वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई। इन बीते 5 सालों में उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना हर एक दिन उन्होंने नरक में बिताया है। तब वूजिन और उसकी मॉम अपने घर पर पहुंच जाते हैं। तब वूजिन की मॉम बोलती है, मैं सुआ को लेने जा रही हूँ, कहीं पर जाना मत। तब वूजिन अपने घर को देखने लगता है। वूजिन मन में सोचता है कि यहाँ पर 3 लोगों के सोने के लिए भी बहुत कम स्पेस है। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी माँ ने ये 5 साल कैसे बिताए होंगे। तब वूजिन को पास ही में पड़े कुछ बॉक्सेस में अपने और अपने डैड के कुछ सामान मिलते हैं। तब वो सोचता है कि मेरी मॉम ने इन सामानों को अभी तक फेंका नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज़ें उनके दिल के कितने करीब होंगे। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तब कुछ देर बाद वूजिन की मॉम बोलती है कि सुआ, ये तुम्हारा ब्रदर है, इन्हें हेलो कहो। तब हमें वूजिन की बहन को दिखाया जाता है, जिसे वूजिन याद नहीं होता। तब वूजिन बोलता है कि सुआ, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। तब वूजिन की मॉम बोलती है कि सुआ, क्यों ना तुम अपने भाई के साथ खेलो जब तक मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ। तब सुआ बोलती है कि मॉम, क्या आपको काम पर नहीं जाना? तब उसकी मॉम बोलती है कि नहीं, आज मेरी छुट्टी है। तब सुआ बोलती है कि अच्छा, तो फिर मैं खाने के बाद तुम्हारे साथ खेलूँगी।
तब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जिन सोते सोते सोच रहा होता है कि ये सब सही नहीं है। 5 साल पहले किन्हीं मिस्टीरियस रीज़न की वजह से मुझे मुझे एल्फाइन पे बुलाया गया था। एल्फाइन की दुनिया बिल्कुल एक गेम की तरह थी जहाँ पर मुझे कई सारे मॉन्स्टर्स को मारना पड़ा ताकि मैं वहाँ पर जिंदा रह सकूँ। मैंने वहाँ पर सरवाइव करने के लिए सब कुछ किया और फाइनली मैं एक फुल्ली लेवल नेक्रोमेंसर बना। पर इससे पहले कि मैं अपनी इस लॉन्ग जर्नी का एंड कर पाता, मैं वहाँ के डायमेंशन मैनेजर से मिला और मैंने बिना किसी हेजिटेशन के दोबारा अर्थ पर लौटने को चूज़ किया, क्योंकि आगे की तरफ लिया गया हर एक स्टेप मुझे अपनी फैमिली से दूर करता जा रहा था और आखिर में मैं केवल अपनी फैमिली के साथ एक हैप्पी लाइफ जीना चाहता था। पर जब मैं अर्थ पर लौटा तो ये दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। मेरे फादर अब इस दुनिया में नहीं थे और मेरी फैमिली पूरी तरीके से टूट चुकी थी। मुझे कुछ तो करना होगा ताकि मैं अच्छे से पैसे कमाकर अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकूं। शायद इसी वजह से मैं अब तक एल्फाइन में बचा रहा ताकि मैं अपनी माँ और अपनी बहन को एक अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड कर सकूं। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। तब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वुजिन बोलता है, अच्छा अब मेरे पास एक फ़ोन है। तब उसे सबवे स्टेशन में उस वर्कर द्वारा कही गई बात याद आती है कि क्या तुम एक अवेकनर हो। अच्छा हुआ, मुझे लगा कि कोई सिविलियन अंदर चला गया, पर तुम एक डेड माइन में क्यों गए? तुम्हें तो यहाँ पर कोई ब्लड स्टोन भी नहीं मिलेगा। अरे पहले तुम अपना नाम एंट्री लॉग में लिख दो। तब ये फ्लैशबैक यहीं पे कट होता है और वुजिन सोचता है कि मुझे पैसे कमाने हैं और इस वक्त यहाँ पर एक ही चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ और वो है एक अवेकनर बनना। तब वुजिन अपनी मॉम को टेक्स्ट करता है कि कुछ दिनों के लिए पढ़ाई करने के लिए मैं अपने दोस्त के साथ रहूँगा ताकि मैं जीडी टेस्ट को क्लियर कर सकूँ। तब वो सोचता है कि उम्मीद है कि उन्हें इस मैसेज को पढ़ने के बाद मेरी चिंता ना हो और इस बीच मैं अच्छे से पैसे कमा सकता हूँ। तब वो अपने जेब में से जेमिन का नंबर निकालता है और सोचता है कि मुझे उसके साथ ये करने में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और वैसे भी मैं बाद में उसे उसके पैसे लौटा दूंगा। तब वो जेमिन को कॉल करता है, लेकिन दूसरी ओर से कोई दोंगजिन नाम का बंदा बोलता है। ये सुनकर वुजिन को कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि हेलो, क्या तुम जेमिन नहीं हो? तब सामने वाला बंदा नहीं बोलकर फ़ोन काट देता है। तब वुजिन बोलता है कि ये सब क्या है, क्या जेमिन ने जानबूझकर मुझे गलत नंबर दिए हैं? तब हमें रात को एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेमिन जाते जाते सोच रहा होता है कि मैं कल वाले उस बंदे को थैंक यू भी नहीं बोल पाया, उसकी वजह से सोयुक और उसकी गैंग मुझे आगे से परेशान नहीं करने वाली। हालांकि वो लड़का थोड़ा अजीब था, पर मुझे लगता है कि वो बुरा इंसान नहीं था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो और उसकी मॉम अच्छे से रहेंगे। और तब जैसे ही जेमिन गेट खोलकर अंदर आता है, तब कोई बोलता है, जेमिन तुम लेट हो गए। तब जेमिन सामने देखता है कि उसके सामने वुजिन बैठा होता है। तब जेमिन बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वुजिन बोलता है, दरअसल मैंने तुम्हें पहले पासकोड एंटर करते हुए देखा था। जेमिन बोलता है, इसे चोरी कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये क्राइम है? वुजिन बोलता है कि बाय द वे मैंने तुम्हें फ़ोन किया था पर किसी और ने कॉल उठाया। ये सुनकर जेमिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तो वुजिन बोलता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वुजिन का सवाल सुनकर जेमिन हैरान होकर बोलता है कि क्या तुम्हारा मतलब तुम एक अवेकनर हो? तब जेमिन मन में सोचता है कि शायद इसीलिए ये इतना स्ट्रॉन्ग था, मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। वुजिन बोलता है, इन सब को छोड़ो, क्या अवेकनर सचमुच बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं? जेमिन बोलता है, ऑफ कोर्स, पर ये अलग अलग डंजन्स पर डिपेंड करता है। वुजिन बोलता है कि मैंने यह सुन रखा है। जेमिन बोलता है, डंजन में एंटर करने से पहले तुम्हें एसोसिएशन में एज अ अवेकनर रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम एक गुलेट के मेंबर होने के नाते डंजन में रेड कर सकते हो और इतना ही नहीं, तुम एसोसिएशन में भी जॉब कर सकते हो। वुजिन बोलता है कि पर क्या मैं अकेले ही उन डंजन्स पर रेड करके पैसे नहीं कमा सकता? जेमिन बोलता है कि क्यों नहीं, तुम कमा सकते हो, पर यह बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए अच्छा होगा कि पहले तुम किसी गुलेट को ज्वाइन करो। क्या तुमने पहले कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया है किसी गुलेट को ज्वाइन करने के लिए?
वुजिन बोलता है क्या तुमने पहले कभी कोई एंट्रेंस एग्जाम पास किया है गुलेट को ज्वाइन करने के लिए? मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है, मुझे अभी पैसे कमाना स्टार्ट करना पड़ेगा। जेमिन बोलता है कि पर वेल चलो, पर तुम्हें इसके लिए एक पार्टी की जरूरत पड़ेगी। डंजन्स बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं, तुम जानते हो। अरे हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास एक फोन है, तो तुम्हें इस ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए। वुजिन बोलता है कि क्या, कौन सा ऐप? जेमिन उसका फोन लेते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ। वुजिन का फोन देखकर जेमिन सोचता है कि यह बहुत पुराना है। क्या यह फोन तुम्हें किसी फैमिली मेंबर ने दिया था? वुजिन बोलता है कि यह एक बहुत ही नया फोन है। जेमिन बोलता है कि क्या, ये तो 4 साल पहले रिलीज हुआ था, लगता है किसी ने तुम्हें चूना लगा दिया। तब हमें वुजिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ देर पहले उसे एक सेल्समैन ने यह फ़ोन दिया था, ये कहकर कि ये बिल्कुल ही ब्रांड न्यू फ़ोन है और सारे अवेकनर्स इसे ही यूज़ करते हैं। और तब वुजिन सोचता है कि मैं उस सेल्समैन को छोड़ने वाला नहीं। जेमिन बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्लो है। एनीवे, ये लो, इसे डंजन फार्म कहते हैं। यहाँ पर तुम डंजन्स के बारे में जानकारी ले सकते हो, और इतना ही नहीं, वहाँ पर रेड करने के लिए रिजर्वेशन भी कर सकते हो। वुजिन बोलता है कि अच्छा, तो मुझे केवल इस फ़ोन में एक डंजन को फाइंड करना है और फिर मैं उस पर रेड कर सकता हूँ। जेमिन बोलता है कि तुम्हें सबसे पहले अपना रैंक बढ़ाना होगा। अगर तुम बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे किसी डंजन में गए तो तुम मारे जाओगे। वुजिन कुछ देखता है और बोलता है कि ये सब क्या है, ये लोग डंजन में एंटर करने के लिए फीस ले रहे हैं। अरे इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा लोएस्ट रैंक डंजन के लिए भी लगभग 1 लाख वॉन फीस है, जो कि अप्रोक्स $83 होती है। तब वो जेमिन से बोलता है कि जेमिन, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो? और तब हमें अगले दिन अवेकनर मैनेजमेंट ब्यूरो दिखाया जाता है जहाँ पर अवेकनर्स को टेस्ट किया जाता है। तब वहाँ पर मौजूद कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब क्या है, तुम्हारे पास ब्लैक ऑरा है, ये सब कैसे हो सकता है? तब हमें वुजिन को दिखाया जाता है जिसके अंदर से ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है। तब वुजिन पास ही में पड़े एक मरे हुए खरगोश से कहता है कि उठो मिनियन। तब हम देखते हैं कि उसके पास से, उस मरे हुए खरगोश के अंदर से एक स्केलेटन सोल्जर बाहर निकलता है। ये देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तब अवेकनर को रिक्रूट करने वाला ऑफिसर बोलता है कि अच्छा तो तुम एक नेक्रोमेंसर हो। तब वुजिन बोलता है हाँ, जैसा कि तुम देख सकते हो। तब वो ऑफिसर बोलता है कि मैंने पहले कई तरीके के एबिलिटी यूजर्स को देखा है, पर मैं आज तक कभी किसी नेक्रोमेंसर से नहीं मिला। समनिंग एबिलिटी वाले यूजर्स को उनके कॉम्बैट पावर के बेसिस पर रैंक किया जाता है। क्या तुम इससे अटैक करवा सकते हो? वुजिन सोचता है कि अच्छा, तो एक होलोग्राम है, बहुत अच्छे, ठीक है स्केलेटन सोल्जर, दिखा दो उन्हें कि तुम क्या कर सकते हो। तब ये सीन यहीं पे कट होता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिक्रूटर बोलता है कि अब से तुम एक F रैंक के अवेकनर हो। वुजिन कहता है क्या क्या ये सच है? क्या ये बहुत हाई है? रिक्रूटर बोलता है नहीं, सच कहूँ तो नहीं, बल्कि ये सबसे लोएस्ट रैंक है। तुम्हारी कॉम्बैट पावर जितना हमने सोचा था उससे भी कमजोर निकली, इसलिए हमने तुम्हें ये रैंक दिया है। वुजिन सोचता है कि मुझे लगता है कि मेरा रैंक मैटर नहीं करता, बल्कि मेरी स्किल्स मैटर करती है। और तब हमें वुजिन का अवेकनर रजिस्टर कार्ड दिखाया जाता है। तब ये सीन यहीं पर कट होता है और हमें एक डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वुजिन गया होता है। तभी वुजिन के पास कोई आता है और कहता है कि सुनो, अगर तुम अकेले हो तो अगर तुम चाहो तो हमारी पार्टी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पास 7 लोग हैं और अभी भी एक स्पॉट खाली है। वुजिन कहता है नहीं शुक्रिया, मैं इस डंजन में अकेला ही जाऊंगा। तब वो दूसरा लड़का कहता है कि तुम अपने पैसों को इस तरीके से बर्बाद क्यों कर रहे हो? इतने थोड़े समय में तुम बहुत ही कम ब्लड स्टोन ही जमा कर पाओगे। लगता है तुम माइनिंग में बहुत नए हो। तुम्हारा रैंक क्या है? तब वुजिन उसे बताता है कि उसका रैंक F है। तब वो लड़का बोलता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर बिना कुछ जाने ही आ गए हो। इसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तरह सोचो और हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लो। तब हमें इस लड़के का नाम दिखाया जाता है जिसका कि नाम दोसू होता है और इसका
अवेकनर रैंक ई होता है। तब दोसु बोलता है कि मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी लेता हूँ। कुछ देर बाद वुजिन सोचता है कि अच्छा, तो प्रत्येक पर्सन की एडमिशन फीस उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करती है। इसका मतलब अगर मैंने अकेले एंटर किया तो मुझे 1 घंटे के हिसाब से 8 लाख वॉन देने होंगे। ये तो सचमुच बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। तब वुजिन को दोसो की कई बात याद आती है, जहाँ पर दोसो बोलता है कि इस डंजन में एक बार में 8 लोगों को एंटर होना पड़ता है, इसलिए अगर तुम अंदर जाना चाहते हो वो भी अकेले, तो तुम्हें 8 लोगों की एंट्रेंस फीस जमा करानी होगी। इसलिए तुम्हारा हम सभी के साथ मिलकर जाना ही सही रहेगा। तब वुजिन सोचता है कि अब क्योंकि ये मेरा पहली बार है, तो मुझे लगता है कि एक पार्टी को ज्वाइन करना इतना भी ज्यादा बुरा नहीं होगा। तभी वुजिन के पास एक लड़का आता है और बोलता है कि मैं तो बहुत नर्वस हूँ, तुम्हारा क्या? तब वुजिन बोलता है अगर तुम्हें डर भी लगे फिर भी तुम्हें ये लोगों को नहीं बताना चाहिए कि तुम डरे हुए हो। तब वो लड़का बोलता है कि तुम्हें तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तब हमें इस लड़के का नाम बताया जाता है जिसका कि नाम संग होता है, और ये एफ रैंक का अवेकनर होता है जिसके पास फायरबॉल यूज करने की एबिलिटी होती है। हमें बताया जाता है कि इस बंदे को भी दोस्तों के द्वारा उसकी पार्टी में इनवाइट किया गया होता है। दरअसल संघ की पावर 2 महीने पहले ही अवेक हुई थी और तब इसने स्कूल को छोड़ दिया और एक फुल टाइम अवेकनर बन गया। तभी डंजन के अंदर से कुछ लोग आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हैं। तब वो लोग बोल रहे होते हैं कि अंदर एक हॉबगॉब्लिन है, आखिर ये कैसे हो सकता है? तब उनको देखकर दोस्तों सोचता है कि ये लोग फालतू में कंप्लेन कर रहे हैं, इससे उनकी एनर्जी ही खर्च होगी। तब वो अपने साथियों से बोलता है कि कई बार डंजन्स में कुछ ऐसे मॉन्स्टर होते हैं जिनके बारे में हमें फॉर्म में नहीं बताया जाता है। हॉबगॉब्लिन्स 2 स्टार के मॉन्स्टर हैं, इसलिए जब तक हम सावधानी पूर्वक अपना काम करेंगे तब तक हम लोग सेफ रहेंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर चलो चलते हैं। तब वो सभी लोग डंजन में एंटर कर जाते हैं। कुछ देर बाद हमें ट्रैक्स के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गॉब्लिन्स और दोसो की टीम के बीच लड़ाई छिड़ चुकी होती है। तब हमें दोसो की पावर का पता चलता है जिसका कि नाम इग्नाइट होता है। इस पावर के अंदर वो अपने दुश्मनों को कुछ देर के लिए अंधा कर देता है और इसका फायदा उठाकर उसकी बाकी की टीम उन सभी गॉब्लिन्स को मार डालती है और वो एरिया क्लियर करके वो लोग ट्रैक 2 में पहुंचते हैं। तब वुजिन बोलता है कि संग, तुम्हारी फायरबॉल की एबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। तब बाकी लोग बोलते हैं कि तुम्हारे स्केलेटन सोल्जर्स भी कुछ कम नहीं थे, एफ रैंक के होने के बावजूद ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे। तब वुजिन सोचता है कि मैंने अपने बचे हुए पॉइंट्स को स्केलेटन सोल्जर्स की किल लेवल को बढ़ाने में यूज किए थे। लगता है मेरा यह फैसला इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था। तब दोसु एक गॉब्लिन में से एक ब्लड स्टोन को निकालते हुए बोलता है कि एक 2 स्टार की डंजन सचमुच बहुत ही ज्यादा अलग है, इसकी ड्रॉप रेट तो बहुत ही कमाल की है। इतने बड़े ब्लड स्टोन की कीमत तो 2 लाख वॉन के अराउंड होगी। वुजिन उसकी बात सुनकर सोचता है कि क्या मतलब इस छोटी सी चीज की कीमत 2 लाख वॉन है। अब मुझे कोई भी ताज्जुब नहीं होता कि क्यों अवेकनर्स अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं डंजन रेड के लिए। एंट्री फीस तो इसके सामने कुछ भी नहीं। तब दोसो मन में सोचता है कि अभी तो हमने केवल शुरुआत ही की है और मेरा बैग अभी से पूरा भर चुका है। एक 2 स्टार डंजन के सामने एक 1 स्टार डंजन की तो कोई औकात नहीं। 2 स्टार डंजन तो सचमुच बॉम्ब है, बॉम्ब। तब वो लोग डंजन के फाइनल फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, पर तब हम देखते हैं कि उनके सामने अब उन गॉब्लिन से भी एक बड़ा मॉन्स्टर आ चुका होता है जो कि एक हॉबगॉब्लिन होता है। तब दोसो बोलता है कि सब ठीक है, अपना फॉर्मेशन रेडी करो। तब वुजिन दोसो से बोलता है कि रुको, हम लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तब दोसो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं ये सब बहुत ही पहले से कर रहा हूँ, इसलिए इसकी टेंशन तुम मत लो। हॉबगॉब्लिन्स अपने अटैक में अपने मैजिक को यूज करते हैं, इसलिए हम लोग जोंगचुल की शील्ड को हॉबगॉब्लिन के अटैक को ब्लॉक करने के लिए यूज करेंगे।
और उसके बाद हम एक साथ उन पर हमला कर देंगे। मैं गारंटी लेता हूँ कि हम ही लोग जीतेंगे। तब वुजिन सोचता है कि चलो अगर लीडर कह ही रहा है तो। तब जोंगचुल नाम का लड़का अपनी ब्लॉकिंग एबिलिटी का यूज करता है और हॉबगॉब्लिन द्वारा उनके ऊपर किए गए अटैक से भी उन लोगों को कुछ नहीं होता। तब 200 बोलता है कि ये काम कर गया और तब वो अपनी इग्नाइट वाली पावर का यूज करके हॉबगॉब्लिन को अंधा कर देता है और बाकी सब उस पर हमला कर देते हैं। और वुजिन खड़ा सोच रहा होता है कि ये सब ठीक नहीं लग रहा। मैं प्लेनेट अल्पाइन में कई सारे मॉन्स्टर से लड़ा हुआ हूँ जिनमें कि हॉबगॉब्लिन्स भी शामिल थे। गोब्लिन्स के कंपैरिजन में हॉबगॉब्लिन्स बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और इतना ही नहीं वो मैजिक भी यूज कर सकते हैं, पर वो मैजिक नहीं जो हॉबगॉब्लिन्स को इतना डेडली क्रीचर बनाती है। तब वो हॉबगॉब्लिन अपना हाथ उन लोगों की तरफ पॉइंट करता है और बाकी गॉब्लिन्स अपनी पोजीशन ले लेते हैं। और तब एक अवेकनर बोलता है कि इन लोगों में कुछ तो अलग है। तब एक गॉब्लिन जोंगचुल पर एक जहरीला एरो शूट करता है जिससे कि जोंगचुल की बॉडी पैरालाइज होने लगती है। तब जोंगचुल के साथी उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन तभी जोंगचुल के सर पर कोई पीछे से वार करता है और जोंगचुल वहीं पे गिर जाता है। तब हम देखते हैं कि ये एक गोब्लिन होता है। तब वुजिन बोलता है कि मुझे पता था कि ये होने वाला है, क्योंकि हॉबगॉब्लिन को इतना डेडली ना तो उनकी फिजिकल एबिलिटी बनाती है और ना ही उनका मैजिक उन्हें इतना डेडली क्रीचर उनकी गॉब्लिन्स को कमांड करने की एबिलिटी बनाती है। हॉबगॉब्लिन की कमांड के अंडर आने वाले गॉब्लिन्स एक 1 स्टार के मॉन्स्टर तो बिल्कुल नहीं लगते। तब वो सभी गॉब्लिन मिलकर बाकी सारे अवेकनर पर हमला कर देते हैं। तब दोसू चिल्लाता है कि भागो यहाँ से, जल्दी से यहाँ से निकलो। तब वो सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। तब उनका एक साथी बोलता है कि जोंगचुल का क्या होगा। तब 200 बोलता है कि वो पहले ही मर चुका है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, जल्दी यहाँ से सभी लोग जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। तब वो हॉबगॉब्लिन संग पर अपने मैजिक से अटैक करता है जिससे संग भी वहीं पर गिर जाता है। तब वो हॉबगॉब्लिन संग के पास आने लगता है और हम देखते हैं कि वुजिन वहीं पर खड़ा हुआ देख रहा होता है। और तब वो वहां से बाहर आकर बोलता है कि बहुत दिनों से मैंने गॉब्लिन्स का शिकार नहीं किया, चलो मिनियंस अपना कमाल दिखाओ। तब हॉबगॉब्लिन भी उन पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। वुजिन सोचता है कि एक हॉबगॉब्लिन की कमांड के अंडर वाला गॉब्लिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। तब तो जब तक मेरे स्केलेटन सोल्जर्स इन गॉब्लिन्स को धूल चटाते हैं तब तक मुझे इनके लीडर का काम तमाम करना होगा। और तब वुजिन अपनी आयरन रोड को सीधा उस हॉबगॉब्लिन के सर के आर पार कर देता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे कूल डाउन होने का इंतजार करूंगा। हॉबगॉब्लिन के मरते ही वुजिन के पास लेवल अप का एक मैसेज आता है जिससे कि हमें पता चलता है कि वुजिन का लेवल अब लेवल 6 हो चुका होता है। तब वुजिन सोचता है कि अकेले फाइट करना मुझे किसी पार्टी के साथ मिलकर फाइट करने से भी ज्यादा सूट करता है। इससे मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। तब वुजिन को संग दिखता है जो अभी भी जिंदा होता है और हेल्प मांग रहा होता है। तब वुजिन उसके पास आता है और बोलता है कि अगर मैं तुम्हें बचाऊंगा तो बदले में तुम क्या करोगे, बदले में तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तब संग बोलता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तब वुजिन बोलता है कि क्या नहीं बताओगे। संग बोलता है यही कि तुम एक डी रैंक के अवेकनर हो। वुजिन कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। संग बोलता है कि तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। वुजिन सोचने लगता है और बोलता है अच्छा तो तुम्हें ये करना है, समझ गए। तब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कोई गोब्लिन से उनके ब्लड स्टोन निकाल रहा होता है। हम देखते हैं कि ये संग होता है जो बोलता है फाइनली ये खत्म हुआ। हम देखते हैं कि उसके पास ब्लड स्टोन से भरा हुआ एक बहुत ही बड़ा बैग होता है। वुजिन कहता है कि क्या सभी आ गए। संग बोलता है कि हाँ पूरे के पूरे आ गए। संग सोचता है कि भला ये बंदा एक अफरेंक कैसे हो सकता है, ये बंदा एक अफरेंक का अवेकनर कैसे हो सकता है। उसके अकेले ही 2 स्टार के मॉन्स्टर को खत्म कर देने की एबिलिटी उसे डी रैंक अवेकनर बनाने के लिए काफी है। और इतना ही नहीं, ये
स्केलेटन सोल्जर्स को भी समन कर सकता है और ब्लड स्टोन को लोकेट भी कर सकता है। और मैं नहीं जानता कि उसने ये कैसे किया, बट उसने एक डेड मॉन्स्टर से कुछ निकाला और उससे मेरे सारे घावों को हील कर दिया था। इस लड़के की इतनी तरीके की स्किल्स को देखकर शायद ये कहना बुरा नहीं होगा कि ये एक डी रैंक नहीं बल्कि एक सी रैंक का अवेकनर है। ये मानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि इसने केवल 3 घंटे पहले ही एज अवेकनर रजिस्टर किया है। वो जिन संग से बैग लेते हुए कहता है कि इतने सारे ब्लड स्टोन कितने में बिकेंगे। संग बोलता है कि तुम्हें इन ब्लड स्टोन के लगभग 8 मिलियन वॉन तो मिल ही जाएंगे, जो कि अप्रोक्स 6000 यूएस डॉलर के बराबर होते हैं। पुजिन बोलता है कि मेरी 1 लाख वॉन की एंट्री फीस के बदले ये रिवॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पुजिन अपनी बैग की चेन बंद करते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि ये सब मेरे हैं, समझे। संग बोलता है बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे ही हैं। संग सोचता है कि इसका पैसों को लेकर ऑब्सेशन बहुत ही ज्यादा कमाल का है। मेरी लाइफ की कीमत 20 मिलियन वॉन की होगी। तब वो लोग वहां से निकलने लगते हैं। तभी वुजिन के पास एक मैसेज पॉपअप होता है जिस पर लिखा होता है कि पास ही में एक ब्लड लस्ट डिटेक्ट की गई है। वुजिन संग को रुकने का इशारा करता है और बोलता है कि लगता है हम पर हमला होने वाला है, पर हमने सभी तरीके के मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है, इसका मतलब। और तब वो बोलता है कि सभी लोग डरपोकों की तरह छुपना बंद करो और बाहर निकलो। तब अंधेरे में से दोसू और उसके टीम के बाकी मेंबर्स बाहर निकल कर आते हैं। तब उनकी टीम की एक मेंबर बोलती है कि ये सब क्या हुआ, क्या तुम दोनों ने मिलकर इन सभी को मारा है। संग बोलता है कि और हम कर भी क्या सकते थे। तब वुजिन उन सबसे बोलता है कि पीठ दिखाकर भागने के बाद भी तुम लोगों की वापस आने की हिम्मत कैसे हुई। तुम लोगों को तो बैरियर के पीछे छिपकर इंतजार करना था, तो फिर तुम लोग यहाँ पर कैसे आए। तब दोसू हंसते हुए बोलता है कि ऐसा मत कहो, हम सभी लोग एक ही टीम में हैं। हम सभी लोग भी मॉन्स्टर को मारने ही आए थे, क्योंकि इस बार हमारे पास एक प्लान था, पर शायद तुम उन लोगों का काम पहले ही तमाम कर चुके हो। पर तुमने ये कैसे किया। दोसू की नजर वुजिन के कंधे पर बड़े बैग पर जाती है। वुजिन बोलता है कि तुम और कितनी बकवास करोगे। तुम लोग रिटर्न स्टोन के मिलने के बाद यहाँ से जा सकते थे, पर शायद तुम्हें कोई और चीज भी चाहिए। क्यों, सही कहा ना। और ये कहकर अपने कंधे से वो ब्लड स्टोन से भरा बैग उतारता है और उस बैग को जमीन पर खाली कर देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें ये इतनी ज्यादा पसंद है तो ले लो इन्हें। तब दोसू बोलता है लगता है कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। तुम दोनों ने मिलकर ही सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, इसलिए तुम्हें धोखा देना तो बेवकूफ़ी होगी। तुम्हें और संग को पीछे छोड़ने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं थी, क्योंकि यहाँ सवाल मेरी ज़िंदगी का था। हम लोग बस एक रिटर्न स्टोन को ढूंढने के लिए आए थे। अब क्योंकि तुमने सारी डंजन को क्लियर कर दिया है, इसलिए अब हम जोंगचुल की बॉडी को भी सही सलामत ले जा सकते हैं। इसके लिए तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। दोस्तों की इतनी मीठी मीठी बातें सुनकर वुजिन सोचता है कि कहीं मुझे सचमुच कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई। लगता है कि इन 20 सालों से एल्पाइन में रहने की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा शक्की हो गया हूँ, पर अब मैं एल्पाइन पर नहीं हूँ, ये मेरी दुनिया अर्थ है। तभी वुजिन की आंखें जलने लगती है। हम देखते हैं कि वुजिन पर दोसू ने अपनी इग्नाइट पावर का यूज़ किया होता है और तब वो सभी लोग संग और वुजिन पर हमला कर देते हैं। तब दोसू वुजिन पर हमला करने के लिए आता है और बोलता है कि ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि कोई भी अवेकनर इस वक्त ऐसा ही करता। और ये कहकर वो वुजिन को स्टेप कर देता है। सीन कट होता है और हमें यूनी और उसके टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है। तभी यूनी के पास किसी का कॉल आता है जो बोलता है कि कैप्टन, हमने उस किंग वुजिन नाम की घुसपैठिए को ढूंढ लिया है। यूनी बोलती है कि तुमने कर लिया, बताओ कि कौन है वो। तब सामने वाला बंदा बोलता है कि उसका पता लगाना मुश्किल है, पर
हमें ये पता चला है कि उसने आज ही एज अ वेकनर रजिस्टर किया है। यूनी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और बोलती है कि क्या मतलब उसने आज ही रजिस्टर किया है। तब सीन दोबारा दोसू और वूजिन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वूजिन कहता है कि तुम तो बहुत ही तेज थे। तब हम देखते हैं कि वूजिन ने दोसू के अटैक को अपने हाथ से रोक लिया होता है। तब वूजिन दोसू को अपने हाथ से पकड़कर घुमाकर नीचे गिरा देता है और बोलता है कि तुम्हारा अटैक बहुत ही अच्छा था, पर उसे प्रिडिक्ट करना बहुत ही आसान था। तुमने कहा कि कोई भी अवेकनर इस सिचुएशन में ऐसा ही करता। अपनी लालच को छुपाने का ये बहुत ही सेमलेस एक्सक्यूज है। और ये कहकर वुजिन अपनी स्केलेटन समनिंग पावर का यूज करता है और गोब्लिन्स की बॉडी से अपने स्केलेटन सोल्जर्स को समन करता है। तब वो सभी स्केलेटन सोल्जर्स मिलकर दोसू की टीम पर हमला कर देते हैं और एक एक करके उन सभी का काम तमाम कर देते हैं। तब वुजिन दोसू का ही डेगर उठाकर उसकी तरफ पड़ने लगता है। तब दोसू डरते हुए बोलता है कि अरे रुको, चलो बात करते हैं। वुजिन बोलता है बात करते हैं क्यों, ताकि दोबारा तुम अपनी पावर को यूज कर सको। और ये कहकर वो दोसू का भी काम तमाम कर देता है। और तब कुछ देर बाद वुजिन बोलता है कि अरे इस बंदे के पास तो पैसे भी पड़े हैं। संग को ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, इसने इन सभी को मार डाला। वुजिन बोलता है कि ये गद्दार सभी मरना ही डिजर्व करते हैं। सही कहा ना संग। और दूसरी तरफ संग बेचारा इसी सोच में पड़ा होता है कि इसने 5 लोगों का मर्डर कर दिया। वुजिन बोलता है कि तुम शांत क्यों बैठे हो। संग बोलता है कि अरे हाँ, तुमने ठीक कहा। वुजिन बोलता है कि तुम मेरी वजह से ऑलमोस्ट मारे जाते। संग बोलता है नहीं, सब ठीक है। वुजिन बोलता है कि तब तो तुम पर मेरा डबल उधार हो गया है। संग बोलता है क्या, पर क्यों। वुजिन उसे गुस्से की निगाहों से देखता है और बोलता है क्योंकि मैंने तुम्हें 2 बार बचाया है। संग बोलता है अच्छा, हाँ हाँ मैं समझ गया। वुजिन बोलता है कि मुझे अपना शोल्डर दिखाओ ताकि मैं उसे हील कर सकूं। कुछ देर बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उनकी एंट्री करने वाला ऑफिसर बोलता है कि ये क्या, तुम्हारी बाकी की पार्टी कहाँ पर है। वुजिन बोलता है कि वो सभी लोग मॉन्स्टर के द्वारा मारे गए। उस ऑफिसर को वुजिन की इस बात पे थोड़ा शक होता है और वो बोलता है कि तो फिर तुम इतने सारे ब्लड स्टोन को कलेक्ट करने में कैसे कामयाब हो गए। वुजिन बोलता है कि भले ही हमारी जान खतरे में थी, फिर भी हमें पैसे तो कमाने ही थे। जिस पर वो ऑफिसर मान जाता है और बोलता है कि अच्छा, जाने से पहले यहाँ पर साइन करो ताकि मैनेजमेंट ब्यूरो तुम्हें जरूरत पड़ने पर संपर्क कर सके इन्वेस्टिगेशन के लिए। तब कुछ देर बाद वुजिन सोच रहा होता है कि मैंने आज टोटल 13 मिलियन वॉन कमाए हैं, जो कि अप्रोक्स 10,000 यूएस डॉलर के बराबर होता है, और वो भी एक सिंगल रेड के अंदर। और 4 मिलियन वॉन में संग से मांगता हूँ। इसका मतलब इन सबको मिलाकर टोटल 17 मिलियन वॉन हो गए। लगता है कि मुझे डंजन पर अकेले ही रेड करना चाहिए। संग बेचारा पीछे चलते चलते सोच रहा होता है कि 40 मिलियन वॉन, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। क्या मुझे लोन लेना चाहिए या फिर मुझे उसे उधारी माफ करने के लिए बोलना चाहिए। वुजिन बोलता है कि संग, तुम्हें पता है ना कि मुझे गद्दारों से कितनी नफरत है। तब संग बोलता है ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ। तब वुजिन वहां से जाते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारी कॉल का इंतजार रहेगा। बेचारा संग सोचता है लगता है मुझे लोन लेना ही पड़ेगा, लेकिन तब संग सोचता है कि क्या हुआ अगर उसने 400 मिलियन वॉन मांगे। सीन यहीं पर कट होता है और हमें एक मोबाइल की शॉप दिखाई देती है, जहां पर उस मोबाइल शॉप के अंदर वही सेल्समैन होता है जिसने वुजिन को वो पुराना सा मोबाइल बेचा था। तब वो सेल्समैन बोलता है कि आज कोई कस्टमर क्यों नहीं आ रहा। तभी उसकी शॉप का दरवाजा धड़ाम से ओपन होता है। इतनी तेज आवाज से वो सेल्समैन डर जाता है और बोलता है कि तुम आखिर हो कौन। तब हम देखते हैं कि उसके सामने साक्षात वुजिन खड़ा होता है। वुजिन सीधा उसका कॉलर पकड़ के उसे हवा में उठा देता है और उस पे चांटे बरसाने लगता है। तब वो सेल्समैन बोलता है कि ये सब क्या है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है।
पर अपना वुजिन तो फिर भी नहीं रुक रहा होता है। सेल्समैन सोचता है कि आखिर है कौन, क्या ये कहीं ये मुझे मारना तो नहीं चाहता, क्योंकि मैंने टीवी पर ऐसा होते हुए देखा था। तब सेल्समैन बोलता है प्लीज मुझे मत मारो। वुजिन उसे नीचे गिराता है और बोलता है कि मुझे उन लोगों से बहुत नफरत है जो मुझे धोखा देते हैं और जो मुझसे झूठ बोलते हैं। सेल्समैन बोलता है कि तुम्हारा आखिर क्या मतलब है, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। तब सेल्समैन मन में सोचता है कि मैं इस बंदे से पहले कभी नहीं मिला, आखिर ये क्या बोल रहा है। वुजिन उसे अपना फोन दिखाते हुए बोलता है कल तुमने ही मुझे ये फोन बेचा था, क्या तुम्हें याद है। तब सेल्समैन सोचता है कि हाँ ये तो वही फोन है जो कल मैंने किसी बेवकूफ को बेचा था। रुको, इसका मतलब वो बेवकूफ यही बंदा था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वुजिन के हाथ में एक बहुत ही ब्रांड न्यू फोन होता है, जिसे देखकर वुजिन कहता है अब ये हुई ना बात, इसे कहते हैं एक ब्रांड न्यू फोन। उस सेल्समैन की किस्मत अच्छी थी, अगर वो एल्पाइन पे होता तो मैं उसकी हड्डियों का चूरा बना देता। तभी वुजिन को पीछे से कोई आवाज़ देता है और बोलता है कि अच्छा तुम एक एफ रैंक नेक्रोमेंसर हो ना, पर जिस तरीके से तुमने वोचोन स्टेशन की टेंशन को अकेले ही क्लियर किया उस हिसाब से लगता है कि तुम एक ई रैंक के अवेकनर हो। इसलिए मुझे लगता है कि अपनी बाकी की एफ रैंक की पार्टी को मारना तुम्हारे लिए इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा। एक नूब होने के नाते भी तुम्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत है। वुजिन बोलता है कि तुम आखिर हो कौन। हम देखते हैं कि उसके सामने यूनी खड़ी होती है। यूनी बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मैं अपना इंट्रो तो देना भूल ही गई। मैं वॉरेन गुलिट की वर्मिलियन बर्ड टीम की कैप्टन यूनी हूँ। उनको देखकर वुजिन सोच रहा होता है कि मैं फील कर सकता हूँ इन लोगों की पावर, ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वुजिन बोलता है पर तुम्हें मुझसे क्या काम है। यूनी बोलती है कि दरअसल कुछ दिनों पहले एक चूहा हमारे बुलेट की डंजन में घुस आया था। वुजिन हंसते हुए बोलता है अच्छा चूहा, तो तुम लोग एक चूहे को पकड़ने के लिए पूरी की पूरी स्पॉट लेकर आ गए। लगता है कि वॉरेन गुलिट के पास और कोई काम धंधा नहीं है जो यहाँ पर फालतू में मेरा टाइम वेस्ट कर रही है। पर तभी उनमें से एक लड़का वुजिन का मुंह पकड़कर उसे जमीन में धंसा देता है और बोलता है कि जबान संभाल कर बात करो, तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। वुजिन उस लड़के का हाथ पकड़कर उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यूनी आकर उसे एक जोरदार किक मारती है जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। तब यूनी उसके पास आकर उसके फेस पर एक और जोरदार किक मारती है और बोलती है कि सुनो कैंग वुजिन, तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ। तुम आम एफ रैंक के अवेकनर की तरह नहीं लगते, पर अच्छा होगा कि तुम अपनी स्किल्स का फालतू में शो ऑफ ना करो, और वॉरेन गुलिट के इलाके में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो ये बात अपने भेजे में घुसा लेना, समझे। और ये कहकर यूनी और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ वुजिन बेचारा जमीन पर पड़े पड़े सोच रहा होता है कि ये तो कमाल का था, मैंने कई सालों से किसी के हाथों से इतनी बुरी तरीके से मार नहीं खाई। और इसी के साथ इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। और कमाल की मानवास एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।